You're a superhero. स्टार्ट करते हैं। आज साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर जो है बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम हिंदी में। जैव प्रक्रम में कई सारे पार्ट्स हैं, उन्हीं में से एक पार्ट है न्यूट्रिशन या पोषण। अब पोषण में भी दो तरीके के पोषण पढ़ाए गए हैं। पहला बताया गया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पादपों में पोषण। ठीक है, पेड़ पौधों में कैसे वो खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। और दूसरा बताया गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी मेनली किसको लिया गया है? ह्यूमंस को। हम लोग एनिमल के अंदर ही आते हैं। तो मानव में पोषण जो है मेन, इसी को पढ़ना है। एनिमल के अंदर मानव में पढ़ना है। ठीक, तो यही पढ़ने जा रहे हैं। पादप, ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ह्यूमंस पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमंस वाला थोड़ा समझने में आसान है। वो भी आसान है लेकिन वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं जितना कि ये। तो पहले ये पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जो है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में भी पहला पार्ट छोड़ के दूसरा वाला न्यूट्रिशन ह्यूमन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो मानव में पोषण, ठीक, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मानव में पोषण दिया गया है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या ग्रहण करती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं पेज को, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। ठीक, मानव पोषण तो बोल रहा है भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन के। अच्छा, पोषण में भी हमको ज़्यादातर मेन पोर्शन जो इसमें पढ़ना है, मतलब पोषण में समझना है क्या क्या आता है, लेकिन जो मेन पोर्शन हमको पढ़ना है वो डाइजेशन पढ़ना है। ये चैप्टर में मेन फोकस दिया गया है डाइजेशन पे। ठीक, उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप आते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर कितने स्टेप आते हैं? 5। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, इसके अंदर 5 स्टेप आते हैं, एक 1 by 1। पहला स्टेप होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन, ये भी पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में। इंजेशन हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक, तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन पाचन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण बोलते हैं हिंदी में। ठीक, चौथा नंबर प्रोसेस आता है असिमिलेशन, इसको स्वांगीकरण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। नेक्स्ट 5वां नंबर जो आता है इनमें, ठीक है, 5th नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आता है इजेशन। इसको बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण। ठीक है, सबके नाम में उनका मीनिंग छुपा हुआ है। इंजेशन स्टार्ट है इन से, इन मतलब अंदर या अंतर, जेशन मतलब ग्रहण, अंदर लेना, खाने को खाना। ठीक है, खाने को उठा के मुंह से अंदर लेना, उसी को इंजेशन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब बस खाना लो और मुंह के अंदर। उसके बाद मुंह में जाते ही, मतलब मुंह के अंदर ये जो ओरल कैविटी है, आगे पढ़ोगे
पढ़े भी होगे ना, ये चैप्टर पहले पढ़ाए भी हैं, पढ़ाए थे ना, बक्कल कैविटी ओरल मुख गुहा। तो वो छोड़ो, अभी पढ़ेंगे, लेकिन समझ जाओ कि जब इस गुफा में जाएगा खाना तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन, पाचन। क्योंकि सलाइवा जो होती है हमारे जो टंग के जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से टंग के नहीं, मतलब जो हमारा बक्कल कैविटी में कई सारे ग्लैंड होते हैं वो सलाइवा निकालते हैं। ठीक है, तो सलाइवा जब निकलती है तो क्या करती है, वो आपका पाचन वहीं से स्टार्ट कर देती है, मतलब तोड़ना। पाचन का मतलब है डाइजेशन, मतलब तोड़ना, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। ठीक है, अभी बता रहे ये वाली लाइन भी यहीं से रिलेटेड है। तो डाइजेशन मतलब तोड़ना, एब्जॉर्शन मतलब जब टूट गया खाना तो उसको एब्जॉर्ब करना। ब्लड क्या करेगा, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंदर वाटर की मदद, इसीलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कि जैसे पानी रहेगा तो वो एब्जॉर्ब करवा देगा, छोटे छोटे टुकड़ों को डिफ्यूज़ करवा के कहाँ पहुँचा देगा, ब्लड के अंदर। जैसे हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन। अभी के लिए ज़्यादा वो मत करो कि ये आंत कहाँ है, वो मतलब अभी कंफ्यूज मत हो, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये 5 का आइडिया ले लो थोड़ा। तो इंजेक्शन हो गया मुंह से, डाइजेशन हुआ आपका क्या, पूरे मुंह से लेके छोटी आंत तक डाइजेशन हुआ, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड के अंदर चला गया आपका जो खाना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो कि ब्लड अपने अंदर ले सकता है। बड़े जो खाना तुम खाते हो वो थोड़े ना ब्लड के अंदर एंटर हो पाएगा, तो तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए डाइजेशन होता है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब उस खाने को जो ब्लड है वो पहुंचाएगा सारे सेल्स तक, क्योंकि ब्लड वेसल जो है हमारी, मतलब ब्लड की जो पाइप्स हैं जिनको वेन्स बोलते हैं और आर्टरी बोलते हैं, धमनी और सिरा। ठीक है, सिरा मतलब वेन और आर्टरी मतलब धमनी, ये दोनों क्या करती हैं, एक सिरा गंदे ब्लड को करती है इधर से उधर, और धमनी साफ ब्लड को पहुंचा देती है, जो साफ धमनी जो है सारे पार्ट्स तक। और पहुंचाने के बाद वहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। वो कहाँ से आता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी पाथ है, वहाँ से क्या, नाक से ऑक्सीजन लेके लंग से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड क्या करता है, उसको जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे खाने के टुकड़े पहुँचे वहाँ तक पहुँचा देगा, और दोनों रिएक्शन करके रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो ब्रीद करने के बाद जब वो पहुँच जाता है तो रेस्पिरेशन करके क्या बना देते हैं, एनर्जी। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असिमिलेशन, मतलब खाना भी पहुँचाना, ऑक्सीजन भी, मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो के एनर्जी बन जाए तो असिमिलेशन। मतलब असिमिलेशन में 2 चीज़ आ रही है आपका। असिमिलेशन में फूड का ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है, ठीक, और दूसरा प्लस रेस्पिरेशन भी आ रहा है, 2 चीज़ें। तो ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगी, एसिमिलेशन। मतलब फूड को भेजना, और रेस्पिरेशन में तो सब आता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर एनर्जी बनाना, वो सब रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये पूरे प्रोसेस को मिला के एसिमिलेशन। तो ये हो गया चौथा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स बच जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, मतलब वो टुकड़े छोटे नहीं हो पाते, समझ पा रहे हो, वो बड़े बड़े ही टुकड़े, ऐसे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स नहीं हो पाते जो कि ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकें, घुस सकें, तो वो आगे चलते हैं बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, मतलब तो अनडाइजेस्टेड है तो अनएब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, मतलब अगर डाइजेस्ट नहीं हुए, छोटे टुकड़े नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उनको दोनों बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड भी अनएब्जॉर्ब भी, दोनों आगे जाएंगे आपके एनएस के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू, ठीक है, रेक्टम मलाशय के थ्रू मल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ई बना है, ई लिया गया एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल जो बच गया उसको बाहर निकाल देना, तो वो हो गया इजेशन। ठीक है, तो इजेशन में 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया जो फीकल मैटर है, जो ठोस है वो बाहर निकल गया। एक होता है जो आपका पानी वगैरह पीते हो तो पानी भी तो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के साथ ब्लड में,
और उन छोटे छोटे टुकड़ों में खाने के कुछ कुछ टुकड़े ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है तो डाइजेशन उसका भी होगा, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, मतलब जहर बनाएंगे ब्लड के अंदर। तो वो क्या करेगा, ब्लड फिर जाता है किडनी के पास। हमारी किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लीवर। किडनी को लीवर, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसे ही स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। तो किडनी में जाता है वो जो भी आपका ब्लड जो है टॉक्सिक हो गया है, उसमें भी खाने के वो एलिमेंट आ गए हैं जो कि हानिकारक है। तो वो क्या करेगी, जो धमनी होगी वो ब्लड को लेके चले जाएगी कहाँ, किडनी के पास। किडनी क्या करेगी, उस ब्लड को फिल्टर कर देगी, जो भी अशुद्धियाँ होंगी, पानी वगैरह होगा और जो भी बाकी अशुद्धियाँ होंगी उनको ब्लड से निकाल लेगी, और जो साफ वाला ब्लड है उसको भेज देगी आर्टरी में, धमनी में। सिरा लेके जाएगी। गंदा ब्लड कौन कैरी करती है, सिरा। गंदे ब्लड को लेके आएगी सिरा, और किडनी उसको फिल्टर कर देगी। साफ ब्लड किस में दे देगी, धमनी में, और धमनी साफ ब्लड को लेके फिर सारी जगह फ्लोट करेगी। तो ये जो किडनी ने फिल्टर करके जो वेस्ट बचाया वो भी हमारे बाहर निकलता है, ठीक है। वो हमारे टॉयलेट के पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। तो वो भी किस में आता है, इजेशन में। तो ये 5 स्टेप समझ में आए एक एक करके। पहला, खाना अंदर लिया, अंदर लेने के बाद वो टूटा, टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े तो चले गए ब्लड के अंदर, और जो बड़े बड़े जो नहीं डाइजेस्ट हो पाए तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो चले गए कहाँ पे, आपके रेक्टम तक, एनस तक, वहाँ से बाहर निकल गए, इजेस्ट हो गए। और जो अंदर घुस गए वो असिमिलेशन का प्रोसेस उसमें हुआ, वो गए सारे सेल्स तक पहुँचे, वहाँ तक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी पहुँची, एनर्जी बनाई। लेकिन इसी चांस में एक चीज़ और हो गई कि ब्लड भी इम्प्योर हो गया कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है, हर चीज़ हम लोग पौष्टिक नहीं खा रहे हैं, गंदी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो ब्लड भी टॉक्सिक हुआ, तो उसको भी फिल्टर करना है। तो देखो कि किडनी उन्हीं का ज़्यादा ख़राब होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने खाया जो भी है, तो वो क्या होगा, किडनी जो है, अगर किडनी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ तो फेल हो जाती है। जब आप इतना ही ज़्यादा खाओगे तो कैसे किडनी फिल्टर करेगी बार बार ब्लड। तो शिरा जो होती है अपनी, वेन जिसको बोलते हैं, वो जाएगी किडनी के पास लेके, ब्लड को फिल्टर करना, किडनी फिल्टर करके वेस्ट को अपने पास आगे सरका देगी, और जो है जो साफ ब्लड है वो धमनी आर्टरी को देके फिर उसका फ्लोट करवाएगी। और ये जो दोनों धमनी सिरा हैं या बाकी जो ब्लड वेसल हैं, मतलब ब्लड की पाइप्स हैं, उनको प्रेशर कौन देता है। जैसे मोटर में पानी आता है, पानी जो आता है मोटर वाला, तो मोटर ना उसको प्रेशर से बाहर निकलवाता है। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको धक्का प्रोवाइड करता है कि ब्लड जो है किडनी तक जाए या फिर बाकी सेल्स तक पहुँचे। तो वो हमारा हार्ट का काम होता है। तो उसमें टॉक्सिक बन गए तो वो आपका किडनी ने स्टोर करके फिर उसको भी निकाल दिया आपका पेशाब के रूप में, ठीक। तो वो भी इजेशन में आ गया। तो ये पांचों समझ में आ गए ना। इंजेशन तो सिंपल है, डाइजेशन भी सिंपल है, एब्जॉर्प्शन भी सिंपल। असिमिलेशन 2 का कॉम्प्लेक्स है। इजेशन में 2 तरीके के इजेशन आते हैं, एक सॉलिड वाला इजेशन आता है, एक क्या लिक्विड वाला इजेशन। समझ में आ गई बात? हाँ, लिक्विड वाले इजेशन को हम लोग आगे मतलब एक दूसरे टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, जब किडनी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा आइडिया हो गया। अभी जो है ना, इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना है कि कौन सी बड़ी आंत, कौन सी छोटी आंत, कौन सा हृदय, क्या, ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी ये आइडिया ले लिए कि न्यूट्रिशन के अंदर कितने स्टेप आ रहे हैं, मतलब जो हम पोषण ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो इन प्रोसेसेस के थ्रू गुजर रहा है। समझ आ रही बात? तो पहली लाइन में दे दिया है कि ये बहुत ही, जो खाना हम खाते हैं पहली लाइन में दे रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जो भी खाना हम खाते हैं वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है। बॉडी को उसको यूटिलाइज अगर करना है तो उसको तोड़ेगा। वो किस में तोड़ेगा, सिंपल सरल रूप में। बोला है सरल रूप में अपघटित करेगा। अपघटित करना मतलब उसको कम कर रहा, तोड़ना। और उसके बाद इसी प्रोसेस को, मतलब जो जटिल है उसको तोड़ के सरल, ठीक है, जो मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ के सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन।
तो न्यूट्रिशन में भी हमको मेनली किस पे ज़्यादा फोकस इस चैप्टर में करना है, डाइजेशन पे। समझे बात? ठीक है, तो अब एक एक लाइन को ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, इस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये जो डाइजेशन है, खाने को तोड़ना, इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन। मैंने जब सेल पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि सेल जो है सबसे छोटे होते हैं। सेल, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कई सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी। बताया था ये चीज़, तो समझ में आ रहा है ना। सेल मिल गए तो टिश्यू बन गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एटम, कई सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक पार्टिकल बना देते हैं। उसी तरह सेल मिलके एक टिश्यू बना दिए, एक बॉडी का छोटा सा पार्ट बना, मतलब छोटा सा माइक्रो सा पार्ट बना दिए। अब वो सारे पार्ट मिलके एक ऑर्गन तैयार कर देंगे। जैसे किडनी तैयार कर दी, छोटे छोटे पार्टिकल टिश्यू मिलके क्या बना दी, किडनी। और किडनी जैसे ही बहुत सारे और भी, जैसे किडनी छोड़ देते हैं लाइन से, बोला स्टमक बना दिया। स्टमक जैसे ही स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब मिलके क्या बना देंगे, एक सिस्टम तैयार कर देंगे जिसमें उसी तरीके का, सेम तरीके का काम होगा। तो जैसे कि अगर ये किडनी नहीं छोड़ो, स्टमक, लीवर, ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिलके माउथ, ठीक है, और आपका जो ये है ईसोफेगस, जो फूड पाइप है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे ऑर्गन है अलग अलग, ये ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसका एक पर्टिकुलर काम हो, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम होता है। इसमें रेस्पिरेटरी में डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना है। रेस्पिरेटरी किससे मिलके बना है, नोज़, फिर आपका ट्रैकिया, ठीक है, और बीच में और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें नोज़, ट्रैकिया, लंग, ये सब मिलके बना है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ और ऑर्गन को मिला के बना है, ठीक है। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम और चीज़ें मिला के बना है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के सिस्टम है, और ये सिस्टम जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, बॉडी बन जाएगा। तो हमको अभी तो बाकी सिस्टम तो बाद में, हमको मेनली इसमें कौन सा सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, क्या काम है, किस लिए हमारी बॉडी में दिया गया है, डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो ये जहाँ से जहाँ तक भी है, ये खाली क्या काम कर रहा है, खाने को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो इसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम, विकर या एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इनकी सहायता से होता है। खाली एंजाइम की सहायता से नहीं होता है, कई सारे एसिड, ठीक है, कई सारे एंजाइम, कई सारे जूस, इनसे मिल के क्या होता है, खाने को तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी एंजाइम क्या होता है, कभी देखोगे, एंजाइम एक लिक्विड है, ठीक है, जिसका काम है खाने को तोड़ना, ठीक। सिंपल इतना समझ लो अभी के लिए, ज़्यादा एंजाइम डिटेल में नहीं घुसो। देखो ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम समझना है, ठीक है। ये जैसे आपका मतलब एक तरीके से एंजाइम को समझ सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। जैसे कोई मैं तेजाब ले लूँ, ठीक है, कोई मैं एसिड ले लूँ, ठीक है, सिरके का रस ले लूँ, ठीक है, एसिड है, ठीक है, ये सब चीज़ें ले लूँ, तो ये सब का कंसंट्रेशन थोड़ा हाई होगा। एंजाइम में तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, पावर थोड़ा कम होगा, समझ गए, है उसी कैटेगरी का। और क्या काम करते हैं सर, इसी कैटेगरी। देखो अब सिरका पहुंच गए, पहले ये तो पढ़ो, सिरका क्या काम करते हैं। नहीं, सिरका खाती नहीं हो, क्या काम करेगा वो? तो क्या बोले हैं, मतलब उसका कम होता है, इसका इन सब का ज़्यादा कंसंट्रेशन। अरे भाई, कंसंट्रेशन मतलब मैंने ये एक बीकर लिया, ये दूसरा बीकर लिया, दोनों में पानी भर दिया, ठीक है। एक में मैंने बना दिया 10 किलो नमक, और एक में मैंने बना दिया 1 किलो नमक। तो ये वाला जो होगा कंसंट्रेटेड होगा। ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। जैसे कंसंट्रेटेड,
जैसे तुम बोलते हो ना इसका हिंदी क्या होगा? अरे सांद्रता क्या होगा? सांद्रता। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कंसंट्रेट करके पढ़ो, मतलब बहुत एकदम ध्यान लगा के पढ़ो। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नमक है, नमक ने बिल्कुल ध्यान लगा दिया है। और ये है डाइल्यूट। ये कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब बिखरा बिखरा। इसमें 1 किलो नमक आराम से फैल फैल के रहेगा, इसमें जो है सब एक पास ज़्यादा है ना। तो डाइल्यूट मतलब होता है, डाइल्यूट का हिंदी नहीं याद आ रहा हमको। डाइल्यूट मतलब बिखरा बिखरा, ठीक है। इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र, मतलब ठीक है। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब होता है विलय। क्या होता है? विलय। हाँ, ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, समझ। विले या कि विले? विलय, विलय, विलय दूसरी चीज़ हो जाएगी। अब फिर उसमें घुसोगी तो वो भी बताना। विलय, विलय होता है सॉल्यूट, और विलय विलायक होता है सॉल्वेंट, और विलयन होता है सॉल्यूशन। तो सिंपल यही नमक से ही समझ लो। ये जो नमक है ये है आपका विलेय, जो विलायक है वो है आपका वाटर, और ये दोनों मिल गए एक दूसरे में घोल दिया तो बन गया विलयन। समझ आई बात? तो जो कम रहता है वो सॉल्यूट या विलेय होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। अगर नमक पानी का घोल बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तो पानी होगा ना, पानी का वॉल्यूम। हाँ, तो जो ज़्यादा रहता है वो विलायक रहता है, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सॉल्यूशन या विलयन। समझे बात? तो सांद्रता मतलब समझ में आई? सांद्रता कंसंट्रेशन मतलब वो जो चीज़ें हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एसिड की और आपके जूसेस की, और जो एंजाइम है उसकी कंसंट्रेशन लो है थोड़ी सी, तो वो थोड़ा खाने को कम तोड़ेगा लेकिन उतना पावर से नहीं। और जबकि एसिड और आपके जो दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे करेंगी? बहुत जल्दी तोड़। हाँ, जैसे स्टमक में जो एसिड निकलता है HCl, बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, वो तो खाने को तो तोड़ ही देता है, साथ में जो हमारी स्टमक है उसके आउटर सरफेस जो है, मतलब जो वॉल है उसको भी तोड़ देता है, छील देता है। तो हमारी बॉडी उसको अगर फिर हम से कुछ ना खाए तो, आ? कुछ नहीं खाए रहेंगे तो हमारी बॉडी को जो वो रहेगा उसी को नुकसान नहीं नहीं, कुछ नहीं खाओ कुछ खाओ या नहीं खाओ, तोड़ेगी वो। खाने को भी तोड़ देती है, वो लाइनिंग को भी तोड़ देती है। नहीं खाओगे तो ज़्यादा तोड़ देगी। ऐसे मान लो जब HCl रिलीज होगा तो खाने को तो तोड़ेगा ही, थोड़ा बहुत टूट जाएगा आपकी वॉल। लेकिन अगर कुछ नहीं खाए हो तो खाना उसको मिलेगा नहीं, वो वॉल पे ही जाकर तोड़ेगा उसको ना। हाँ, तोड़ता जरूर है। तो ये हमारी बॉडी जो है क्या करती है? रिपेयर करती रहती है, हर हफ्ते में 2 बार वो तोड़ देता है। मतलब इतना डाइजेशन होते 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 2 बार ऐसा होता है, हर 3 दिन में एक बार क्या हो जाता है, वो पूरा ख़राब हो जाता है, तो 3 दिन में फिर बनाएगी, फिर ख़राब हो जाता है, फिर बनाती है हमारी बॉडी, हमेशा का काम है। तो इसीलिए खाना खाना भी जो है, मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए वो बनाने के लिए भी, इसीलिए। समझ में आ गया ये कंसंट्रेटेड? तो कहाँ भटका दिए तुम? तो एंजाइम समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला इसमें तो एंजाइम बता रहा है या विकर बता रहा है, लेकिन हमारे में क्या है, 3 तरीके की चीज़ें हैं। एंजाइम तो कर ही रहा है पाचन का काम, एसिड भी कर रहे हैं पाचन का काम। जैसे एसिड निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक HCl निकल रहा है स्टमक में से, और जूसेस भी कर रहे हैं, जूस, रस, कई तरीके के रस, जैसे पैनक्रियाटिक अग्न्याशय रस, ठीक है, और फिर बाइल जूस, ठीक है, यकृत वाला रस, ठीक है, ये सब। तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे? खाने को तोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा था, जैसे ये बैटरी का पानी होता है या तेजाब वगैरह होता है, तो ये क्या करता है, कहीं पे भी गंदी बहुत ज़्यादा, कितना भी रगड़ लो साबुन उनसे नहीं साफ़ हो रहा है, लेकिन ये गिराओगे ना रगड़ोगे साफ़ हो जाएगा। तो यानी कि इसने जो भी वो जो गंदगी थी उसको तोड़ दिया, उसके पार्टिकल्स को इतना छोटा कर दिया कि वो बॉन्ड उनका टूट गया और साफ़ कर दिया। तो समझ जाओ ये भी क्या है, हमारे जो भी ये रस निकल रहे हैं, एसिड है, ये भी यही काम करेंगे, खाने को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, जिससे कि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और डाइजेशन एब्जॉर्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो हमारा ब्लड है, छोटी आंत के साइड में जो ब्लड पाइप्स हैं वो क्या करेंगी, वहाँ से डिफ्यूज कर लेंगे। पानी भी पीते हैं इसीलिए कि थोड़ा उसमें लिक्विड कंटेंट रहेगा उस खाने में, तो लिक्विड के साथ वो एंटर कर जाएगा। ठीक, पानी नहीं पियोगे तब भी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी, ठीक, तो इसलिए पानी पीना ज़रूरी है।
तो अच्छा, ये जो है विकर एंजाइम की सहायता इन पाचक एंजाइम का श्रावण मतलब सिक्रीशन, मतलब बाहर निकालना। सिक्रीशन कौन करता है? इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती हैं। समझे? तो मेनली थोड़ा सा ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं। पहला है एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल, अभी आगे यही चीज़ बताई जाएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ से जो है भोजन होके गुजरेगा, और साथ में दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब जो है साथ में लगे हुए कई सारे ग्लैंड्स हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो एंजाइम्स वगैरह हैं या जूसेस वगैरह हैं, उनका जो सिक्रीशन है वो कौन करेगा? ग्लैंड्स करेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये एलिमेंट्री कैनाल वो है, ये एक नहर है। कैनाल मतलब नहर, और एलिमेंट्री मतलब खाने से रिलेटेड वर्ड है। यानी कि जो खाने के लिए जो हमारे बॉडी में जो एक नहर है, एक कैनाल है, ये नाली है, वो बोली जाती है एलिमेंट्री। इसका काम है कि खाने को बस आगे तक फ्लोट करते जाना, भेजते जाना आगे। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, इनका काम है सिक्रीट करना, इस कैनाल में क्या करना, उस जूसेस को, आपके एंजाइम्स को, एसिड्स को सिक्रीट करना और खाने को तोड़ने का काम करना। मतलब एक समझ सकते हो, एक नहर है, ठीक है। नहर में कहाँ से पानी आएगा? एक नदी से आएगा ना। नदी का डैम लगा के और डैम बना दिया जाएगा, और डैम में खोल के पानी छोड़ दिया जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा, छोड़। तो उस तरीके से समझ सकते हो कि जो नहर है आपकी, वो है आपका एलिमेंट्री कैनाल, इसमें पेट के अंदर, ठीक है। और जो आपके रिवर है वो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे? जो रिवर है या फिर ग्लैंड्स है, ये समय समय पर जब जरूरत होगा पानी छोड़ते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगा नहर में, यानी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम है? पानी को इधर से उधर ले जाना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, स्टमक में भी इसका क्या काम है? मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या काम है? खाने को लेके जाना। तो ये खाने को आगे तक लेके जाते रहेगा, जहाँ जहाँ पे जो सिक्रीट करना रहेगा ये सिक्रीट करता रहेगा, और फर्दर टूटता रहेगा। पहले मुंह में तोड़ेगा, मुंह में के डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, वो क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे, तो मुंह में डाइजेशन होगा। फिर नीचे जाएगा स्टमक में, तो स्टमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, वो तोड़ेंगे उसको, HCl निकाल के। फिर ये आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, ये जूस निकाल के तोड़ेंगे खाने को। तो टूट के फिर एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी है, ये पहुंच जाएगा कहाँ तक? एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, और कहाँ तक भी पहुंच जाएगा? इजेशन के लिए भी, बाहर निकलने के लिए भी। जो आपका फीकल मैटर है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है, फीकल मैटर मतलब वेस्ट मटेरियल, वहाँ तक। तो एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग हो जाती है माउथ से लेके कहाँ तक? एनस तक। माउथ मतलब मुंह, जो ओपनिंग पॉइंट है, इसको एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर, मतलब ये इंटीरियर बोल दो या एंटीरियर। ओपनिंग है मतलब स्टार्टिंग है, जहाँ ओपनिंग है, ये ओपनिंग है ना, ये बंद रहता तो हमारा मुंह खाना नहीं ले पाते। ये तो ओपनिंग है, तो यहाँ से खाना अंदर लेंगे, इंजेस्ट करेंगे। एनस जो है वो गुदा द्वार है, ठीक है, गुदा द्वार। यहाँ से जो है इजेशन होगा, मतलब जो फीकल मैटर है या वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ओपनिंग, मतलब एग्जिट करने वाली ओपनिंग। ये भी एक ओपनिंग है जहाँ से सुबह रोज रोज पॉटी निकालते हो, ठीक। तो ये हो गया। और ये जो है यहाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया ना, मुंह से लेके वहाँ तक पूरा का पूरा जो भी है रास्ता, एक नहर, एक पाइप, वो किसके अंदर है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और जो ग्लैंड्स हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में, एक एक करके। अभी समझ में, अभी तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लैंड्स क्या है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कहीं ना कहीं फिट है एक तरीके से। जैसे नहर के साइड में कहीं ना कहीं मोटर लगा दो और नहर में पानी चलवाते रहो, या टुल्लू पंप लगा दो, उस तरीके से है, ठीक है। तो कोई नहर जा रही है, उसके पहले स्टार्टिंग में एक लगा दिया टुल्लू, जैसे हमारे मुंह में है, ग्लैंड्स हैं कई सारे जो वहाँ पे सिक्रीट करेंगे, ठीक है। फिर स्टमक में है, ठीक है। फिर आपके लिवर एक है, फिर पेनक्रियाज है, इस तरीके से कई सारे। फिर छोटी आंत में है। तो
तो इस तरीके से जैसे नहर जा रही है तो कई जगह आपने बोरवेल या ट्यूबवेल लगवा रखा है उसमें पानी देने के लिए, उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में भी कई जगह पे क्या है, इस तरीके के एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे एसिड का, एंजाइम का या फिर जूसेस का। समझ आ गई बात? ठीक है। अब ये की क्या दिया है, नेक्स्ट पाचन ग्रंथियाँ करती हैं, ये समझ में आ गया। दो चीज़ें मिलके बना रही हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड मतलब सहायक, एसोसिएटेड मतलब सहायक पाचन ग्रंथियाँ हिंदी में भी पढ़ लो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। और एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलेंगे, भोजन आहार नाल, क्या बोलेंगे, आहार नाल या फिर भोज नाल या भोजन नाल, दोनों बोल सकते हैं। मतलब एक नाली है, एक नहर है ये, जो खाने को बहा के लेके जा रही है जहाँ तक इसको लेके जाना है। अतः अध्ययन के समय मानव में पाए जाने पाचन तंत्र को दो भागों में बांटना था, बांट दिया मैंने पहले ही, देखो दिया है, पहला आहार नाल और दूसरा दिया है संबंधित पाचक ग्रंथियाँ या सहायक पाचन ग्रंथियाँ। समझ में आ गई ये चीज़, तो पहले ही बता चुके हैं। अब टाइम देखते हैं क्या टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है हमारे में। तो इस फिगर को अभी मैं इसको पढ़ा देता हूँ फिगर को, और फिगर के बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। आहार नाल के बारे में फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं उनके बारे में, ठीक है, और उसके बाद आगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो क्या करते हैं, ये फिगर को ओवरव्यू देख लेते हैं और मतलब वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक। तो इसका मैं क्या करता हूँ, फिगर को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। समझे बात, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं और वहाँ देखते हैं फिगर के बारे में जो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा माउथ का ये ओपनिंग है, ये क्या है, मुंह का ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख या मुंह भी बोलते हैं, ठीक। इसको एंटीरियर ओपनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण द्वार, ठीक है, ठीक है। यहाँ से गया खाना अंदर, इंजेस्ट हुआ, इंजेक्शन के बाद ये जो पूरा आपका है सिस्टम, ये यहाँ पे जो गैप है, ये पूरे जगह है, ठीक है। ये जो गुफा टाइप स्ट्रक्चर है, गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव, क्या बोलते हैं, केव। और केव से वर्ड बना है कैविटी, जैसे गुफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केव, और उसी से एक वर्ड बना है कैविटी, कैविटी को बोलते हैं इंग्लिश में गुहा, क्या बोलते हैं, गुहा। बात एक ही है दोनों, बस यहाँ पे वर्ड साइंटिफिक वर्ड यूज कर दिया है, कैविटी या गुहा। तो इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, या फिर इसी को कहते हैं ओरल कैविटी, क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। और हिंदी में इसी को बोलते हैं मुख गुहा, क्या बोलते हैं, मुख की गुफा या मुख की गुहा, मुंह की गुफा। इस गुफा में खाना इंजेक्शन के बाद यहीं पे जाता है पहले, और इस गुफा में क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो इस गुफा में जो मेन चीज़ें हैं, दो मेन इसमें ऑर्गन है, एक तो आपका टंग है, क्या है इसमें, जीभ इसी में है, और दूसरी इसमें मेन चीज़ है आपके टीथ, दांत है इसी में, ठीक है, दो चीज़। और तीसरी चीज़ इसमें है जो एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर आती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये दोनों आती हैं, ठीक है, लेकिन जो एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर आती है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें कई सारे, क्या एक ही नहीं कई सारे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा मतलब, सलाइवा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ इसके अंदर हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, तो ये पहला नंबर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ग्लैंड है तो एंजाइम सिक्रीट करेंगे,
ठीक है। तो एंजाइम जब सिक्रीट करेंगे तो डाइजेशन यहीं से ही, टूटना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट जो होता है आलू वगैरह और रोटी वगैरह में, जो भी किसी में भी कार्बो पाया जा रहा है, तो 30% तो यही तोड़ देता है, क्योंकि जब हम दांत से उसको चबाते हैं और लार मिला देते हैं तो टूटने लगता है, 30% टूट जाता है, फिर अंदर जाके और उसका तोड़ाई होता है। तो ये समझ में आया सलाइव, ये 3 चीज़ें कि ये हम कैविटी में पहुंच गए, कैविटी में ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, ये इसको याद करने का क्या, कैसे याद करोगे इस कैविटी का नाम, कि मुख गुहा तो याद हो जाएगा, इंग्लिश में कैसे याद होगा, ओरल। ओरल मतलब मौखिक होता है, मुंह से बोलने वाला, टेस्ट। तो यानी कि ओरल से मतलब जहाँ से हम बोल सकें, हमारी जो आवाज़ निकलती है, जो वर्ड निकलते हैं वो यहीं से बन के निकलते हैं। हमारी कैविटी के अंदर से ही जो जीभ है वो क्या करती है, आवाज़ को जनरेट कर। जैसे मुझे पूजा बोलना है, तो ये सारा जो पूजा बोलने का खेल है वो कौन कर रहा है, हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी ही कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये नहीं होती कैविटी, जीभ नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी आवाज़ कैसे, जीभ जिनकी कटी होती है तो हवा निकलती है ऐसे करके, ठीक है, तो वो फिर गूंगा हो जाता। तो इसका मतलब जो है यही खेल कर रहा है आवाज़ को। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं आपके लंग से, जो हवा भरी है उसको बाहर जब निकालते हैं तो बीच में लेरिंग्स लगा रहता है। पढ़ाए थे, अब फिर पढ़ाएंगे इसमें भी। लेरिंग्स ही क्या करता है, उस आवाज़ को कम धीमा करता है, और फिर जो जीभ है उसको एक वर्ड बनाती है या फिर अक्षर बना के प्रोड्यूस करती है। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो हमारे अंदर से क्या निकलती, कभी तेज हवा निकलती या तेज धीमी हवा निकलती। लेकिन जो उसको आवाज़ बनाया वो किसने बनाया, इस कैविटी ने। इसीलिए इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, मतलब बोलने वाली कैविटी। और इसको बक्कल कैविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी कैविटी की वजह से तुम बक बक करते हो। मतलब ये ऐसा है नहीं, ऐसा बस समझने के लिए, याद करने के लिए कर सकते हो कि जहाँ से ओरल देते हो कैविटी वो यही कैविटी है, और जहाँ से बक बक करते हो वो भी यही कैविटी है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। लेकिन इसका काम, मतलब इसका नाम उस वजह से नहीं धरा गया, इसका दूसरा रीजन याद करने के लिए। ये क्या है, मुख गुहा हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ से आगे जब जाते हो तो यहाँ पे आती है ग्रसनी। क्या आती है, ग्रसनी यहाँ पे आती है। अगर मैं इसको फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे हो गया। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो है ना, ये मुंह वाली गुफा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है मुंह की, ये गुफा में घुसा, इसमें जीभ वगैरह जो भी है सब है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपकी ग्रसनी, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। स्पेलिंग देखेंगे, जी नहीं आएगा, एक्स आएगा, फेरिंग्स। समझ पा रहे हो, ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन ओपनिंग है। ये क्या है, कॉमन ओपनिंग है, एक कॉमन चौराहा है, ठीक है, जिसमें 4 रास्ते आके मिल रहे हैं। कॉमन चौराहा बोल सकते हो, या कॉमन ओपनिंग में बोल रहा हूँ, चौराहा अभी समझाऊंगा कैसे। जैसे हमारा क्या होता है, मुंह है, ये फिर ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। इधर हमारे नोज़ है, नोज़ की ओपनिंग है, ठीक है, और यहाँ पे नेसल पैसेज है, ऐसे करके नाक में ये रास्ता बना हुआ है ना, यहाँ तक और यहाँ तक नेसल पैसेज। उसके बाद नेसल कैविटी है, यहाँ पे नाक वाली गुफा यहाँ पे है। और नाक वाली गुफा और मुंह वाली गुफा एक ही गुफा में जाके मिलते हैं। जैसे ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये नाक वाली गुफा ऐसे है मान लो, और ये वाला थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ, ठीक है। ये दोनों, अब ये दोनों मिलते हैं एक ही ओपनिंग में। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एक ही ओपनिंग में। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एक ही ओपनिंग में, ये वाली ओपनिंग में, ठीक है, जो ये ओपनिंग है। और ये दोनों फिर आगे फिर 2 रास्तों में कट जाते हैं, एक रास्ता इधर चला जाता है और एक रास्ता इधर चला जाता है। समझ पा रहे? तो ये क्या बन रहा है, एक चौराहा बन रहा है। एक रास्ता इधर से आया, एक रास्ता इधर से आया, एक रास्ता ये आया, एक रास्ता ये, चौराहा बन रहा है ना। यही है कॉमन ओपनिंग। तो चौराहा छोड़ो, कॉमन ओपनिंग समझो 2 रास्तों की, एक जो रेस्पिरेटरी वाला पाथवे है उसका, एक जो फूड वाला पाथवे है उसका। दोनों कहाँ पे जाके खुलेंगे, एक कॉमन ओपनिंग में, जिस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। अब यहाँ पे खुलने के बाद ये 2 रास्तों में कट जाएगा, ठीक है। फिगर को फिर से डिलीट करके, नहीं, थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे ये 2 रास्तों में खुलेगा, ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ये फर्दर इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये वाला जो रास्ता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। हिंदी में बोलते हैं वायु नली, विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। श्वास नली, हाँ, श्वास नली भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सांस वाली नली ये है, रेस्पिरेटरी जो है पाइप ये है। और ये जो बोलते हैं ईसोफेगस, क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस, इसको ग्रसनी के आगे ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली भी बोलते हैं इसको, फूड पाइप भी बोलते हैं, भोज नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजनाल भी बोलते हैं, भोज नली बोलते हैं, नाल नहीं। नाल तो बड़ा नाला हो जाएगा ना, नली छोटी नाली, भोज नली। नाल तो पूरा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। तो समझ में आए? तो यहाँ पे ये दोनों ये ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, समझने वाली बात ये है, ये जो है इसके आगे का जो सिस्टम है वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। हमको पढ़ना है ये वाला, भोजन वाला, तो इसके आगे फिर चलेंगे हम लोग। तो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो भोजन नली के ऊपर है, श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है कि जब आप खाना खाओ तो वो ढक्कन बंद हो जाए, खाना जो है इस ट्रैकिया में ना आ पाए। अगर ट्रैकिया में खाना चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगा है? ढक्कन, एक बहुत ही जादूगर वाला ढक्कन है जो क्या काम करता है, जब भी इसको डिटेक्ट हो रहा है खाना आ रहा है तो ये क्या कर लेता है? अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक। अब बंद करने के बाद जबकि यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ठीक है, बंद कर लेता है, ठीक है। तो इस ढक्कन को बोला जाता है एपीग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? घाटी ढापन। एपीग्लॉटिस क्या बोला जाता है हिंदी में? घाटी ढापन। मतलब घाटी जो है, घाटी ढापन इसलिए क्योंकि ये जो है इसके नीचे ही हमारी ग्लॉटिस पाई जाती है। ग्लॉटिस मतलब घाटी, ढापन। देखिए सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। घाटी ढापन, एपी से मतलब है ऊपर, ऊपर क्या ढक्कन ही लगा रहता है तो इसीलिए ढापन, और ग्लॉटिस मतलब घाटी, ठीक है। ग्लॉटिस जो है यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ होती है यहाँ पे, लेरिंग्स होती है। क्या होती है? ट्रैकिया का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसको बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, ठीक है। और लेरिंग्स जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको एक और चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। हिंदी में इसका हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन यही वो चीज़ है जहाँ से आवाज़ जनरेट होती है, यहीं से एयर जाती है। तो ये जो हमारा ये उभरा हुआ भाग है इसी को लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल बोलते हैं। जो कि लड़कों में क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, और लड़कियों में ये क्या रहता है? कम रहता है। इसी वजह से जो क्या होता है, लड़कियों की आवाज़ क्या होती है? थोड़ी सी मधुर होती है, क्योंकि ये कम होने की वजह से उनका साउंड प्रॉपर जो है जनरेट हो पाता है। द्वार। हाँ, लेरिंग्स मतलब कंठ, हाँ गला वाला जो कंठ द्वार, लेरिंग्स है, ठीक है। तो अब ये आवाज़ जनरेट करता है, ठीक है। तो जिसमें कम रहेगा उसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी, जिसका ज़्यादा ही लेरिंग्स बड़ा रहेगा उसमें कम आवाज़ जनरेट होगी, बेकार आवाज़ जनरेट। तो लड़कों की अमूमन आवाज़ जो होती है कैसी होती है? बेकार होती है, ठीक है। तो अब ये हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि बाद में दिक्कत ना हो। अभी हम इस पे आएंगे, इसको थोड़ा सा ही बस देखते हैं। तो एडम्स लेरिंग्स में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो बाकी पार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि मतलब नहीं है, जब रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। हमको बस ये समझ, इसको जो ऊपरी वाला पार्ट है लेरिंग्स का, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस जो है इसी को हिंदी में बोलते हैं घाटी, ठीक है, घाटी द्वार। ग्लॉटिस को क्या बोलते हैं? घाटी द्वार, ठीक है। अब ये घाटी द्वार जो है इसी के ऊपर लगा होता है ये ढक्कन, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, मतलब हड्डी से कम, हड्डी से सॉफ्ट होती है ना, कार्टिलेज, जिसको उप हड्डी बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। तो वो जैसे हमारे एक कान वाला जो है ये इधर उधर फ्लेक्सिबल है ना, उसी तरीके का ढक्कन होता है कि इधर उधर हो पाए। अगर हड्डी वहाँ पे रहेगी तो नहीं मूव कर पाएगी ना, तो ये लगा रहता है। और मसल रहेगी तो लूज पड़ जाएगी, मसल रोक ही नहीं पाएगी, जैसे खाना आएगा तो नहीं वो कर पाएगी। इसीलिए ये कार्टिलेज का ये फ्लैप लगा रहता है ढक्कन, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो खाना, इसीलिए कभी कभी देखोगे जब खाना खा रहे होते हो और उसी में बोलना चाहो, या पानी पी रहे हो तो बोलना चाहो,
तो क्या होगा, एकदम से खांसी आती। क्यों आती है? कि जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, तो वो ढक्कन ने डिटेक्ट कर लिया है कि भाई अभी आ रहा है, फूड पाइप वाला सिस्टम अभी चल रहा है, हम बंद हो जाते हैं, इसमें चला जाएगा पानी, दिक्कत हो जाएगी। आप बोलना चाह रहे हो तो बोलने के लिए आवाज़ जनरेट कहाँ से होती है? लेरिंग से होती है, वहीं से हवा निकलती है। तो बोलना चाह रहे हो तो ढक्कन खुलेगा, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ढक्कन खुल, हम बोलूँगा तो अब जैसे ही बोलना चाहे तो ढक्कन खुलता है, लेकिन ढक्कन को पता है ये साला पागल है, मरा जाएगा। वो कहता है कि भाई बंद करो, अभी खाना आ रहा है, बंद कर, तो जल्दी से बंद कर। तब तक ही उतने ही देर में, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो खोलने का, आपका ब्रेन वहाँ के सिग्नल भेज रहा है कि खुलो, मैं आवाज़ बोलूँगा। आपको थोड़े ना पता है बकलोलो, आपको नहीं पता है कि भाई ये भी हो सकता है। अब जैसे ही आपका खुला, लेकिन इसने क्या, बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये पागल है, बंद करो नहीं तो मरा जाएगा, फिर कहेगा कि एपिग्लॉटिस की गलती है। तो खुलता है और उसको जैसे ही डिटेक्ट होता है कि अभी भी खाना आ रहा है, ये पागल हो गया है, तो वो बंद भी कर लेता है। उतने ही समय में थोड़ा बहुत पानी जाता है तो आपको क्या आ जाती है? खांसी आ जाती है। थोड़ा बहुत खाना जाता है तो थोड़ा बहुत ही जा पाता है, क्योंकि ये बहुत ही हमारा क्या है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, जल्दी से बंद हो जाता है। तो ये हो गई हमारी इसकी बात, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद हम लोग कहाँ खाने को इसमें लिए, मुंह में, यहाँ से टंग थी और जो कि टंग थी और आपकी टीथ थे। टीथ क्या करेंगे? खाने को चबाने का काम करेंगे, ठीक है, उसको काटेंगे, तोड़ेंगे, टंग भी तोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो सलाइवा जो है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ अलग अलग जगह फिट होते हैं, वो सलाइवा पोर करेंगे और जीभ क्या करेगा, उस सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और फिर आगे फ्लोट करवा देगा नीचे, किसमें? कॉमन एंट्री में, फेरिंग्स में। और फेरिंग से फिर वो सड़क के कहाँ, क्योंकि ये फ्लैप बंद हो गया है, अब खाना आ गया है, तो वो सड़क के किस में गिरेगा? फूड पाइप में, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस के बाद क्या होता है? फिर आपका आ जाता है स्टमक। क्या आ जाता है? स्टमक। अब स्टमक के आगे की कहानी जो है अब कल पढ़ेंगे। ईसोफेगस ये है आपकी, ठीक है। ट्रैकिया वाला देखो नहीं पढ़ाया गया है श्वास नली, क्योंकि वो हमको मतलब नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है आपका अमाशय, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। तो अब ये पढ़ेंगे, इसके आगे का जो भी सिस्टम है वो पढ़ेंगे कब? कल। तो अभी तक समझ में आया? एलिमेंट्री कैनाल में माउथ देखें, बक्कल कैविटी देखें, फेरिंग्स देखें, फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस देखें, यहाँ तक देख लिए ईसोफेगस तक। अब ये जितने भी पार्ट बताए ये इस आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। जितने भी अभी नाम लिए ये किस में आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन एक चीज़ जो बताई, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो बक्कल कैविटी में होते हैं, वो किस में आएंगे? दूसरे वाले पार्ट में, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो मैंने जैसे बताया था, नहर रहेगी और नहर में कहीं ना कहीं एक ट्यूबवेल फिट रहेगा कुछ दूरी पे। तो यहाँ से यहाँ तक लेके कितना ट्यूबवेल फिट है? एक ट्यूबवेल, जो कि यहाँ पे बक्कल कैविटी में है, समझ आए? जो कि क्या करेगा? तोड़ेगा। और बाकी जितने पार्ट्स हैं वो क्या करवा रहे हैं? आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे दी एंड किया जाता है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.